वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वो लिंक यहाँ दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूं, अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। कक्षा 7वीं भूगोल, पाठ 7 भाग 2। ये हमारा भाग प्राकृतिक भूगोल का हिस्सा है और पाठ का नाम है मृदा। इस पाठ में चर्चा के जो हमारे बिंदु हैं वे हैं महाराष्ट्र राज्य में मृदा का सामान्य वितरण, मृदा के प्रकार, मृदा क्षरण और अवनति, मृदा का संवर्धन। हमारा महाराष्ट्र राज्य, और महाराष्ट्र राज्य में हम देख रहे हैं ये प्राकृतिक मानचित्र है। हम सब जानते हैं महाराष्ट्र राज्य जो है दक्कन के पठारों में स्थित है और ये सह्याद्री की पर्वत श्रृंखलाएं। और इस मानचित्र में हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में मृदा का सामान्य वितरण। अब ये सामान्य वितरण क्या है, इसके बारे में विस्तार से हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। एक हम प्रयोग करके देखते हैं पहले। इसके पहले हमने जाना था मृदा और मिट्टी में क्या अंतर है, और उदाहरण भी हमने दिया था कि जो कुम्हार जिस मिट्टी से जो चाक में घुमाता है और उससे बर्तन बनाता है वो साधारण मिट्टी होती है, सामान्य मिट्टी होती है। इसके विपरीत मृदा जो होती है उसमें जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण होता है। तो चलो हम एक प्रयोग करके देखते हैं। यहाँ हमने 3 खाली गमले लिए हैं। उन खाली गमलों में से एक गमले में हमने धनिया का बीज रखा है। इसमें हम कोई भी बीज रख सकते हैं, चाहे मटर, चौलाई, मूंग, मेथी, गेहूं, चना, कोई भी हम बीज यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पे धनिया का बीज हमने डाला इसमें, और इसमें सिर्फ धनिया का बीज और कुछ नहीं। दूसरे गमले में हमने धनिया का बीज रखा था और उसमें हमने पानी भर दिया। तीसरे गमले में हमने थोड़ी सी मृदा ली और उस मृदा में हमने ये धनिया का बीज रखा। इसके बाद इस गमले में हमने पानी डाला, जिसमें सिर्फ धनिया का बीज था, हमने थोड़ा पानी डाला उसमें। दूसरे गमले में ऑलरेडी पानी है और तीसरे गमले में भी हमने पानी डाला। अब इसके बाद इन तीनों गमलों को हमने धूप में रख दिया, खुली धूप में रख दिया, जिससे सतत सूर्य प्रकाश इन पर पड़ता रहे, सूर्य की रोशनी इनको मिलती रहे। और इस तरह से हमने इसमें 3-4 दिन लगातार हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते गए। इसके बाद हमने इसका निरीक्षण किया तो हमें क्या देखने मिला
अब हमने 4-5 दिन उन गमलों में पानी डाला था। चलो देखते हैं क्या हुआ है गमलों में। तो हमने देखा कि जो पहले गमले में जो बीज रखे थे वो सड़ गए हैं, काले हो गए हैं। दूसरे गमले में हमने देखा कि जो बीज थे वो उसमें थोड़ा सा अंकुर आया हुआ है। हम यहाँ देख रहे हैं वो अंकुरित हुए हैं और उसमें ये मोट निकली हुई है इस तरह से। और तीसरे गमले में क्या हुआ, तो तीसरे गमले में पौधे, छोटे छोटे अंकुरित पौधे हो गए हैं। बीज अंकुरित यहाँ भी हुए, लेकिन यहाँ ये बीज अंकुरित होकर और में वृद्धि हुई है और ये एक वनस्पति के रूप में, पौधे के रूप में इनका विकास हो रहा है। तो इस निरीक्षण में हमने क्या देखा, हमने क्या पाया? हमने ये पाया कि जो बीज मृदा में लगे हुए थे, मृदा में जिनको रखा गया था, वे बीज अंकुरित हुए और उनका विकास हुआ। जो बीज केवल पानी में थे उस अंकुरित तो हुए, लेकिन उसके आगे उनका विकास रुक गया। और जो बीज केवल खुली हवा में रखे थे, उनको हवा भी मिली, उनको पानी भी मिला और उनको सूर्य की रोशनी भी मिली, सूर्य प्रकाश भी मिला, लेकिन वे बीज सड़ गए, उनका कोई विकास नहीं हुआ, उनमें कोई अंकुरण नहीं हुआ। वे बीज जो पानी में रखे थे, सिर्फ पानी में रखे थे, उसे पानी मिला, सूर्य प्रकाश भी मिला, हवा भी मिली, वो बीज अंकुरित भी हुए, लेकिन उसके बाद उनका विकास थम गया, रुक गया, उनकी वृद्धि नहीं हुई। और जो बीज मृदा में रखे हुए थे, वे बीज जो हैं वे, उनको हवा मिली, पानी मिला, सूर्य प्रकाश मिला और साथ साथ मृदा की पोषक शक्ति मिली, जिसकी वजह से वो बीज अंकुरित हुए, उनमें वृद्धि हुई और वो इस पौधे के रूप में हमें सामने दिखाई देते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि पृथ्वी पर जीव सृष्टि में एक महत्वपूर्ण घटक कौन सी है? एक महत्वपूर्ण घटक है वनस्पति। और इस वनस्पति की निर्मिति में, इस वनस्पति की वृद्धि में, इस वनस्पति को आधार देने में महत्वपूर्ण घटक क्या है? मृदा। इस मृदा में ही ये जो है बीज अंकुरित हो रहे हैं, पल्लवित हो रहे हैं और इनकी जड़ें जो है ये नीचे हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम जो दृश्य देख रहे हैं ये जमीन के ऊपर का दृश्य है और जमीन के अंदर क्या हो रहा है, इनकी जड़ें लगातार बढ़ रही हैं, इनकी जड़ों को आधार मिल रहा है और बढ़ क्यों रही है? क्योंकि इन्हें पोषक तत्व मिल रहा है। ये पोषक तत्व कहाँ से मिल रहा है? निश्चित है ये पोषक तत्व इन्हें मृदा से मिल रहा है, क्योंकि हवा, पानी, सूर्य प्रकाश तो सभी को मिल रहा था, हमने पिछले प्रयोग में देखा। इसे एक्स्ट्रा क्या मिला? इस बीज को इसे एक्स्ट्रा मिली मृदा। तो जो वनस्पति है ये सबसे पहले तो इसका एक महत्व है कि जीव सृष्टि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूरी दुनिया में हम देखें तो सब जगह वनस्पतियां पाई जाती हैं। जलवायु के अनुसार अलग अलग रूप की वनस्पतियां मिलती हैं, लेकिन वनस्पति संपूर्ण जगत में पाई जाती हैं। अब इस वनस्पति पर जीवित रहने वाले प्राणी हैं, उसके बाद उन प्राणियों को मारकर खाने वाले दूसरे प्राणी हैं। तो इस तरह से ये जो जीव सृष्टि है इसमें सभी एक दूसरे पर आधारित हैं, सभी का जीवन एक दूसरे पर अवलंबित है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य का जीवन वनस्पतियों पर आधारित है। बहुत सारे अन्य प्राणी जो शाकाहारी हैं, जंगली प्राणी हैं, जानवर हैं, ये वनस्पति खाकर जीवित रहते हैं। फिर उन शाकाहारी प्राणियों को भक्षक करने वाले मांसाहारी प्राणी, वो भी वो इस जीव सृष्टि का हिस्सा है। तो इस तरह से ये वनस्पति जो है ये मूल आधार है। अब और इस वनस्पति को आधार देने वाली कौन सी चीज है? तो वो मृदा है। इसका अर्थ है कि मृदा का मानव जीवन में, पृथ्वी की सजीव सृष्टि में अनन्य, असाधारण महत्व है। जिस क्षेत्र में उपजाऊ मृदा होती है वहां वनस्पति जीवन बड़ी मात्रा में समृद्ध होता है। जैसे विषुवत वृत्तीय प्रदेश। अब ये हम देख रहे हैं विषुवत वृत्तीय प्रदेश मतलब आप अपने दिमाग में यदि भूगोलक या ग्लोब लाएं तो ग्लोब में जो 0 अंश अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा, उससे उत्तर में 5 डिग्री अक्षांश और दक्षिण में 5 डिग्री अक्षांश जो है वह विषुवत वृत्तीय प्रदेश कहलाता है। और इस प्रदेश में
हम जानते हैं कि वहाँ सूर्य प्रकाश भरपूर मिलता है, वहाँ वर्षा भरपूर होती है, और इसलिए वहाँ की जो मृदा है वो बहुत उपजाऊ है, और इस वजह से वहाँ बड़े बड़े घने जंगल पाए जाते हैं। अर्थात वनस्पति जीवन बड़ी मात्रा में समृद्ध होता है। जब वनस्पति जीवन बड़ी मात्रा में है तो इसका मतलब उन वनस्पतियों पर जीवित रहने वाले बहुत सारे प्राणी होंगे, फिर उन प्राणियों को मारकर खाने वाले बहुत सारे प्राणी होंगे, यानी एक तरह से पूरी सजीव सृष्टि वहाँ पे बहुतायत में रहती है। जिस प्रदेश में उपजाऊ मृदा नहीं होती वहाँ वनस्पति सृष्टि का अभाव पाया जाता है। जैसे मरुस्थलीय प्रदेश या रेगिस्तानी प्रदेश, जहाँ पर हम देख रहे हैं चित्र में एकदम मिट्टी सूखी हुई है और वनस्पति हम देख रहे हैं कैसे फीके फीके रंग की है। हरे रंग की तो है, लेकिन इस हरे रंग में वह समृद्धि, वो रौनक नहीं दिखाई दे रही है। हल्का हरा रंग है, सूखा सूखा सा, और मिट्टी का जो हम देख रहे हैं, वो जो मृदा जो हम देख रहे हैं वो एकदम साधारण सूखी सूखी मृदा दिखाई दे रही है। तो जहाँ पर उपजाऊ मृदा नहीं है उस क्षेत्र में वनस्पति सृष्टि का अभाव पाया जाता है। अब जहाँ वनस्पति सृष्टि ही कम है तो वहाँ पर निश्चित है अन्य सजीव सृष्टि भी बहुत अल्प मात्रा में होती है। जहाँ मृदा की कमी होती है वहाँ वनस्पतियों का अभाव होता है। जैसे ध्रुवीय प्रदेश। अब ध्रुवीय प्रदेश में हम जानते हैं कि चारों तरफ वहाँ बर्फ छाई रहती है, अक्सर अधिकांश रूप में वहाँ बहुत ठंडा मौसम होता है, बर्फ ही बर्फ चारों ओर होती है, तो वहाँ मृदा बहुत कम होती है। तो इससे क्या होता है कि वहाँ वनस्पतियां जो है वो ना के बराबर होती हैं। केवल उचित जलवायु, भरपूर जल और सूर्य प्रकाश के होने से ही वनस्पति की वृद्धि नहीं होती। इसके लिए उपजाऊ मृदा भी महत्वपूर्ण होती है। ये हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया है। जब उपजाऊ मृदा होती है और उसे पूरा वातावरण मिलता है तो यहाँ वनस्पतियों की अच्छे से वृद्धि होती है और सजीव सृष्टि का संचालन होते रहता है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं दो चित्र हमारे सामने हैं। पानी, मुख्य रूप से इसमें क्या है, पहाड़ हैं, आकाश है, पर्वत है, पेड़ पौधे हैं और पानी। यहाँ भी यही स्थिति हमें दिखाई दे रही है। नदी की, किसी नदी की घाटी हमें समझ में आ रही है और यहाँ बीच में से नदी बह रही है। हम सब जानते हैं कि मानव सभ्यता का विकास कहाँ पर हुआ है। मानव सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ या ऐसे स्थान पर हुआ जहाँ जल की उपलब्धता थी। ये हमने कक्षा 5वीं में हम ऐसे बने परिसर अध्ययन भाग 2 में हमने ये सब पढ़ा है कि मानव सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ। क्यों नदियों के किनारे हुआ? क्योंकि वहाँ पानी की उपलब्धता थी। हम देख रहे हैं भारत की ये हड़प्पा सभ्यता, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये इजिप्ट की सभ्यता, नील घाटी की सभ्यता, और ये टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी की सभ्यता, ये सिंधु घाटी की सभ्यता, और ये हुआंगहो वैली, चीन के हुआंगहो नदी घाटी की सभ्यता। यानी नदियों की घाटी में ही, नदियों के तटों पर ही मानव सभ्यता विकसित हुई। क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में भी कभी हमने विचार किया क्या? निश्चित है हम सब ने इसको पढ़ा है। क्या पढ़ा हमने कि ये जो 4 क्षेत्रों में ये सभ्यताएं विकसित हुई, उसका कारण क्या था? उसका कारण था खेती। क्योंकि यहाँ पर पहले तो मनुष्य एक जगह से दूसरे जगह तक भटकते रहता था, जहाँ उसे भोजन मिला वहीं वो निवास करता था। फिर धीरे धीरे उसको इस यात्रा में समझ में आया कि जहाँ पर कहीं पर यदि जमीन में बीज डाल दो तो उस बीज से फसल पैदा होती है, उस बीज से दूसरा पौधा बनता है। और धीरे धीरे उसको ये मनुष्य को समझ में आया तो उसने क्या किया, उसने मृदा का उपयोग करना शुरू किया। और मृदा का उपयोग करने पर उसको ये भी मालूम पड़ गया कि जो नदी के किनारे की मृदा है वो ज़्यादा उपजाऊ है, यहाँ पर जल्दी फसलें पैदा होती हैं। अन्य किसी स्थान पर यदि बीज डाला है तो वहाँ फसल नहीं होगी या कम होगी, लेकिन
ऐसा स्थान जहाँ पानी अच्छे ढंग से है, और पानी के कारण क्या है, वो मृदा जो है उपजाऊ है, और उस उपजाऊ जमीन पर हम जब बीज डालते हैं तो बहुत जल्दी फसल पैदा होती है। तो क्या हुआ, फिर मनुष्य वहाँ समूह में रहने लगा। पहले वो ऐसे खेती करता था, फिर हम देखे कि मनुष्य को ये समझ में आ गया कि यहाँ तो हमें पानी भी है, जमीन भी है, यहाँ हमारे पशु जो है उनको भी भोजन मिलेगा, और वो खेती करने लगा, यानी उसको स्वयं के लिए भोजन मिलने लगा। अब खेती में फसल एक दिन में तो पैदा नहीं होती, बीज डाला तो उसका जमीन में उसका दबना, फिर उसमें अंकुरित होना, फिर पौधों का निकलना, पौधों का विकास, यानी इस प्रक्रिया में लंबा समय लगता है। तो मनुष्य धीरे धीरे एक स्थान पर स्थायी रूप से रहने लगा और समूह में रहने लगा, क्योंकि अकेले कोई काम नहीं कर सकता था वो, तो वो समूह में रहने लगा, और इस तरह से प्राचीन संस्कृतियों का उदय हुआ। और बाद में धीरे धीरे इस संस्कृति का काफ़ी विकास हुआ, चाहे वो सिंधु हड़प्पा की संस्कृति हो, सभ्यता हो, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, या मिस्र की सभ्यता हो, या चीन की सभ्यता हो। इन सभी सभ्यताओं का विकास इसी कारण से धीरे धीरे मानव जनसंख्या बढ़ने लगी। एक स्थान पर जब मनुष्य समूह रूप में रहने लगा, स्थायी रूप में रहने लगा, तो उसकी जीवन में स्थायित्व आया, और मनुष्य की जनसंख्या, मानव समुदाय की जनसंख्या बढ़ने लगी। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी, मानव कृषि द्वारा अनाज प्राप्त करने लगा, यानी जो सबसे बड़ी उसकी आवश्यकता थी भोजन की, वो एक जगह पर उसकी पूरी होने लगी। हम सब जानते हैं कि जीवन के लिए आवश्यक मुख्य 3 चीजें क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान, अन्न, वस्त्र और निवारा। तो ये जब चीजें उसको एक जगह मिलने लगी, तो निश्चित है थोड़ा स्वभाव में निश्चितता आ गई, और मनुष्य की जो जनसंख्या वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। लेकिन ये फसल, ये खेती वहीं पर अच्छी मिलती थी जहां पर उस अच्छी मृदा उपलब्ध होती थी। और यह बात भी मनुष्य को समझ में आ गई कि भाई यहाँ की मिट्टी अच्छी है, यहाँ फसल ज़्यादा अच्छी मिल रही है। तो वह फिर उससे उसकी वजह से क्या हुआ कि ऐसे स्थान पर जहाँ पे अच्छी मृदा मिले, ऐसे जगह की खोज करने के लिए मनुष्यों में स्पर्धा होने लगी। यानी एक एरिया का जो ग्रुप है मनुष्य का, दूसरे एरिया का ग्रुप जो था, ये आपस में कंपटीशन होने लगा कि अरे कौन अच्छे एरिया में पहले जाकर बसेगा। और कुछ लोग इसमें भी खोज करने लगे कि अच्छा, हम मिट्टी में ऐसा, अपनी जो हमारे आसपास की मृदा है, इस मिट्टी में हम और क्या मिला दें कि हमारी फसल और अच्छी होने लगे। तो इस तरह से वो मनुष्य क्या करने लगा, मृदा की गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास करने लगा। जैसे हम शरीर को टॉनिक देते हैं ना, प्रोटीन्स, विटामिन्स देते हैं, तो हमारे शरीर की वृद्धि अच्छे से होती है। हम संतुलित भोजन करते हैं तो शरीर का विकास भी संतुलित होता है। तो वैसे ही जमीन को भी भोजन की आवश्यकता होती है, मृदा को भी भोजन की आवश्यकता होती है, उसको भी कुछ ना कुछ ऊपर से मिलना चाहिए, सप्लीमेंट्री। तो इस तरह से मनुष्य ये सारी चीजें करने लगा। मृदा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए वो बहुत उसने रिसर्च किया, प्रयास किया, और इस प्रकार से वो क्या करने लगा, अलग अलग तरह की खादों का उपयोग करने लगा। उसके पास जानवर तो थे ही, वो जानवर के गोबर का, गाय के गोबर का उपयोग उसने खाद के रूप में किया, और इस तरह से खेतों में जब वो खाद डाली तो फसलों में एकदम आश्चर्यजनक रूप से फसलों की वृद्धि हुई, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। तो इस तरह से क्या हुआ कि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई, जमीन के गुणवत्ता में भी वृद्धि हुई। यह सब मनुष्य के सामूहिक प्रयास से संभव हो रहा था। तो हमने क्या देखा कि मृदा के प्रकारों के अनुसार अनाज, फूल, फल आदि की उपज ली जाती है। अब धीरे धीरे मनुष्य ने विकास किया, तो पहले केवल अनाज अपने भोजन के लिए, पेट के लिए उगा रहा था, फिर उसने फूलों की खेती शुरू की, फलों की खेती शुरू की। वर्तमान में तो हम खेती के बहुत सारे विकसित रूप देख रहे हैं। तो अलग अलग मृदा में अलग अलग अनाज, अलग अलग फसल उत्पन्न होती है। तो जिस तरह की मृदा है उस प्रकार के उसमें फसल है। अब हम कई क्षेत्र देखते हैं जहां धान की खेती बहुत होती है। तो कोंकण, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ की जो मृदा है, यहाँ पर धान की खेती भरपूर होती है। इसके बाद है, कुछ जगह पे फलों की खेती अच्छी होती है। तो चाहे अनाज की खेती हो, फलों की खेती हो,
या फूलों की खेती हो। मृदा के प्रकार के अनुसार ये अलग अलग उत्पादन किए जाते हैं। और न केवल हम महाराष्ट्र में, भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में इस तरह के जहाँ जिस प्रकार की मृदा उपलब्ध होती है उस तरह का उत्पादन किया जाता है। अब हम महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र के दक्कन के पठार पर रेगुर मृदा मतलब कौन सी? काली मृदा के क्षेत्र में प्रमुख रूप से ज्वार, बाजरा जैसी फसलों का उत्पादन होता है। अब हम महाराष्ट्र के दक्कन का पठार देखें तो हमने पहले भी हम बताया है हमने कि महाराष्ट्र का जो ये हिस्सा है ये दक्कन के पठार पर ही स्थित है। यानी महाराष्ट्र में ये डेक्कन प्लेटो जिसे हम कहते हैं वो यही दक्षिण से ही शुरू हो जाता है। तो ये मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश जो है ये भारत के बीच का स्थान है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश कहते हैं। और ये यहाँ मध्य प्रदेश के नीचे हम जब पहुँचते हैं तो यहाँ डेक्कन प्लेटो या दक्कन का पठार शुरू हो जाता है, और हमारा महाराष्ट्र जो है ये दक्कन के पठार पर ही स्थित है। अब दक्कन पठार पर रेगुर मृदा यहाँ पर जो है, हमने इसके पहले पढ़ा था कि महाराष्ट्र में बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती हैं जो काले रंग की होती है। तो इसलिए यहाँ जो पठार पर जो मृदा होती है जिसे हम रेगुर मृदा कहते हैं वो काले रंग की होती है, काली मिट्टी होती है, और इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से ज्वार, बाजरा जैसी फसलों का उत्पादन होता है। तो यहाँ महाराष्ट्र के दक्कन पठार पर जो प्रमुख फसल कौन सी है? ज्वार, बाजरा। क्यों है प्रमुख फसल ये? क्योंकि यहाँ की जो मृदा है रेगुर मृदा या काली मृदा, वह इन फसलों के उत्पादन के लिए सहायक है। अब हम देखते हैं भारत के दक्षिण क्षेत्र में, ये भारत का मानचित्र हम पहचानते हैं अपने देश को, और हमारे देश का ये दक्षिणी हिस्सा, तो इसमें हम देख रहे हैं ये कोंकण का इलाका, फिर ये कर्नाटक राज्य, महाराष्ट्र का पड़ोसी राज्य, ये हमारा दक्षिण का तमिलनाडु, दक्षिण भारत का, और ये हमारा दक्षिण भारत में ही भारत का जो पश्चिमी तट है वो है केरल का, और जो तमिलनाडु है ये पूर्वी तट है। तो केरल को मलाबार कोस्ट या मलाबार किनारा कहा जाता है, और तमिलनाडु को कोरोमंडल कोस्ट या कोरोमंडल किनारा भी कहा जाता है। तो कोंकण, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक की मृदा में चावल का उत्पादन होता है, यानी यहाँ पर धान की खेती बहुत होती है। अब जब यहाँ धान की खेती बहुत होती है तो अब आप विचार करो कि धान की खेती क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ की जो मृदा है वो इसके लिए सहायक है। इन क्षेत्रों की जलवायु, इन क्षेत्रों में उपलब्ध पानी, यह सब जो धान की खेती के लिए आवश्यक है ये यहाँ पर भरपूर है। मध्य प्रदेश में पानी का निकास होने वाली मृदा में आलू की फसल का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश का जो है ये देहों क्षेत्र देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश यहाँ लिखा है महाराष्ट्र के उत्तर में। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में जो है वहां की मृदा कैसी है? जिसमें पानी बिल्कुल रुकता नहीं है, पानी का निकास मतलब पानी बह जाता है। तो पानी बह जाता है तो वो मिट्टी जो है, मृदा जो है पानी लेती भी है लेकिन पानी को पकड़ के रखती नहीं है। तो ऐसी मृदा में आलू का उत्पादन बहुत अच्छी तरह से होता है। तो जिस तरह की मृदा होगी उस तरह का उत्पादन होगा, उस तरह की फसल होगी। ये मध्य प्रदेश, और यहाँ पर आलू की फसल का उत्पादन अच्छा होता है। जिस प्रदेश में कृषि योग्य मृदा नहीं है उन प्रदेशों में पड़ोसी देशों से अनाज आयात कर वहां की आवश्यकता की पूर्ति करनी पड़ती है। बहुत से क्षेत्र दुनिया में ऐसे हैं जहां कृषि योग्य मृदा ही नहीं है, वहां पे सूखी भुरभुरी रेत है, बालू है, वहां उस मृदा में खेती नहीं हो सकती। तो उन प्रदेशों में पड़ोसी देशों से अनाज आयात किया जाता है, क्योंकि जहां भी मनुष्य उसे भोजन तो चाहिए रहने के लिए, खाने के लिए, जीवन के लिए। तो भोजन कहाँ से मिलेगा? तो वह पड़ोसी देशों से मंगाते हैं, उसे आयात करना कहा जाता है। तो पड़ोसी देशों से अनाज का आयात किया जाता है। जैसे हम ये देख रहे हैं दक्षिण पूर्व एशिया का मानचित्र है, और इस मानचित्र में हम देख रहे हैं सऊदी अरब, ये हम देख रहे हैं ओमान, यहाँ पर हम देख रहे हैं कतार। ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर
जो है ये मरुस्थलीय प्रदेश हैं, रेगिस्तानी प्रदेश हैं, और इस मृदा में कृषि बिल्कुल नहीं होती, खेती बिल्कुल नहीं होती। इस तरह की मिट्टी है, अब इसमें कैसे खेती होगी? तो इसमें बिल्कुल खेती नहीं होती है, लेकिन यहाँ लोग तो रहते हैं, तो लोगों के जीवन यापन के लिए अनाज का आयात किया जाता है। कहाँ से? तो ये अपनी आवश्यकताएं चीन, भारत, अमेरिका जैसे देशों से माल का आयात करके पूर्ण करते हैं। ये हमारे महाराष्ट्र का मानचित्र है, और इस मानचित्र में हम देख रहे हैं कि मृदा के प्रकार और सामान्य वितरण को दर्शाया गया है। जब भी हम कोई मानचित्र देखते हैं बच्चों, तो उस मानचित्र में उसका विषय जरूर लिखा रहता है, तो हम उस विषय को पढ़कर समझ जाते हैं कि इस मानचित्र में हमें किस चीज पर ध्यान केंद्रित करना है। अब इस ये महाराष्ट्र का मानचित्र है, इसमें महाराष्ट्र के स्थानों के नाम दिए गए हैं। अब हम सोचें कि भाई इसमें तो ये सभी बहुत से मानचित्र में इस तरह से दिया रहता है, तो इस मानचित्र में हमें फोकस किस पे करना है? हमें फोकस करना है मृदा के प्रकार और सामान्य वितरण पर, और उसका एक पैमाना भी यहाँ दिया हुआ है। रंगों के आधार पर यह मानचित्र बनाया हुआ है। तो इसमें खुरदुरी मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, तटीय कांप की मृदा और अपरिपक्व मृदा या पर्वतीय मृदा, इसके बारे में संकेत दिए हुए हैं, इसके बारे में जानकारी प्रदर्शित की गई है। तो इस मानचित्र को हमें ध्यान से देखना है, इसका अध्ययन करना है, और इसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर भी हमें देने हैं। तो पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र का सर्वाधिक क्षेत्र किस मृदा द्वारा व्याप्त है? अब हम इस मानचित्र को ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे लिखा है सर्वाधिक क्षेत्र, यानी महाराष्ट्र का इतना बड़ा हमारा प्रदेश है, और सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन सी मृदा हमें दिखाई दे रही है? तो हमें ये जो रंग दिखाई दे रहा है, इसमें हम देखें तो ये कौन सा रंग है? ये काली मृदा का क्षेत्र है, यानी सबसे अधिक हमें यही काली मृदा का क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है। ये जो लाल मृदा है, इसका क्षेत्र हमें सिर्फ ये तटीय क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, और थोड़ा सा ये विदर्भ के गढ़चिरौली क्षेत्र में दिख रहा है। बाकी हमें अधिकांश जगह पर ये काली मृदा ही दिखाई दे रही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? काली मृदा। ये पूरे क्षेत्र में हमें काली मृदा ही दिखाई दे रही है, ये है काली मृदा। अगला प्रश्न है, किन भागों में लाल मृदा पाई जाती है? अब हमने ध्यान से देखा है अपने मानचित्र को, हम देख रहे हैं कि ये महाराष्ट्र के ये पश्चिमी किनारे पर हम देख रहे हैं, पश्चिमी हिस्से में ये लाल मृदा पाई जा रही है, और थोड़ी सी ये लाल मृदा का क्षेत्र हमें थोड़ा सा ये गढ़चिरौली के आसपास दिखाई दे रहा है। तो सह्याद्री के पश्चिम में कोंकण तटवर्ती प्रदेश में, ये कोंकण का क्षेत्र है, और इस कोंकण के तटवर्ती इलाके में हमें ये लाल मृदा दिखाई दे रही है। और पूर्व विदर्भ में, ये जो महाराष्ट्र का विभाग है, ये विदर्भ का विभाग कहलाता है, और विदर्भ में भी, पूरे विदर्भ में नहीं, विदर्भ के पूर्वी क्षेत्र में ये जो गढ़चिरौली का क्षेत्र है, तो इस गढ़चिरौली के क्षेत्र में लाल मृदा पाई जाती है। अब हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में नदी घाटी के क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इसका उत्तर है काली मृदा। अगला प्रश्न है, सह्याद्री पर्वत के क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो ये है सह्याद्री पर्वत का क्षेत्र, पूरा जो हम देख रहे हैं, पूरा ये जो किनारा है, ये सह्याद्री पर्वत का क्षेत्र है। ये जो सह्याद्री पर्वत का क्षेत्र है, यहाँ मृदा का रंग हम देख रहे हैं, और यहाँ देखें तो इसे पर्वतीय मृदा या अपरिपक्व मृदा या पीली कत्थई मृदा, इस तरह से हम कह सकते हैं रंगों के आधार पर। अगला प्रश्न है, कांप की मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? कांप मतलब होता है नदी द्वारा बहाकर लाई गई हुई मिट्टी, ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। तो ये कहाँ पर मिलती है? ये नदियों के मुहानों पर मिलेगी, यानी नदी जो है, ये जहाँ पर नदी सागर में मिलती है, ऐसे स्थान पर जो मिट्टी होती है, ये कांप की मृदा। तो ये कांप की मृदा जो है, ये कोंकण के तटवर्ती क्षेत्रों में, और यहाँ पालघर की तरफ हम देख रहे हैं, ये पालघर का क्षेत्र है, यहाँ दिखाई दे रहा है। तो पालघर के पश्चिमी किनारे पर यहाँ पर हमें ये मृदा दिखाई देती है। यह वीडियो देखा, सुना और समझा।
मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।